वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर नवीद अनवर हमारे साथ हैं। ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, उसके साथ साथ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जब हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ऑर्थोपीडिक सर्जन तो टेक्निकली आप नहीं हैं, और मगर आप ऑर्थोपीडिक सर्जन के रेफरल्स को ज़रूर हैंडल करते हैं। फिजियोथेरेपी है क्या, और फिर फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है? जी, बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम पेशेंट्स को फिज़िकली ट्रीट करते हैं। हमारे पास पेशेंट ऑर्थोपेडिक से ही रेफ़र होता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोफेशन हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल है, उस प्रोफेशन से भी पेशेंट्स रेफ़र होते हैं। अगर मैं इस प्रोफेशन को थोड़ा डिफ़ाइन करूं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि इसकी एजुकेशन जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, बाद में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन पीएचडी तक होती है। इस प्रोफेशन में हम बेसिकली पेशेंट्स को फिज़िकली ट्रीट करेंगे, और डिफरेंट जैसे कि पेशेंट आता है इलनेस के साथ, डिसऑर्डर के साथ, और उसमें कोई फिज़िकली डिसफंक्शन आ चुका है, हम उसको ट्रीट करेंगे विद डिफरेंट एक्सरसाइजेज उनको करवाते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, अब फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए इसमें एफएससी के बाद, एफएससी प्री मेडिकल में अगर आपने की हो तो उसके बाद आपका एडमिशन होता है डीपीटी में, जो कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी डिफरेंट पाकिस्तान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे कि किंग एडवर्ड, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा सारे, हाँ जी, आगा खान तो खैर प्राइवेट में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज है, इस्लामाबाद में है, उसके अलावा हम उसके बहावलपुर में है, तो ये सब मेडिकल कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में डीपीटी। ये कितनी लंबी होती है फिजियोथेरेपी की? डीपीटी पहले तो ये 3 इयर्स में होता था कोर्स, और लेकिन फिर बाद में इसको 4 इयर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन प्रेजेंटली ये 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है जिसको डीपीटी कहते हैं, और उसमें यानी कि टोटल ड्यूरेशन 5 इयर्स है। यानी कि कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट समथिंग के बस एक दिन उठे और सोचा कि चलो अब मैं फिजियोथेरेपी करना शुरू कर दूं, राइट? नहीं, ऑब्वियसली ये तो है। मैं ये किसी वजह से कह रही हूँ, बहुत से मैंने ऐसे केसेस सुने हैं डॉक्टर साहब, जहाँ पे लोग गए सो कॉल्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्वालिफिकेशन चेक किए बगैर, और वहां पे जाके उनकी बैक की अगर प्रॉब्लम थी तो स्पाइनल कॉर्ड में और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, बिल्कुल फ्रोजन शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया। थोड़ा इस पे भी बात हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कैसे चेक करें कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो शख्स ठीक है? रिफरल के थ्रू जाते हैं क्या, तरीका क्या है? अब तो अगर आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएंगे, मींस ये कि वहाँ पर तो ऑब्वियसली वो लोग उसको अपॉइंट ही उसको करते हैं जो कि प्रोफेशनल होगा, और यानी कि ट्रेन प्रोफेशनल होगा। अगर इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं, ऑब्वियसली क्वैक्स हैं, हर फील्ड के अंदर होते हैं। अगर हम इसको देखें, जैसे कि एमबीबीएस में प्रॉब्लम है कि मेडिकल स्टोर्स वाले ही उस प्रोफेशन को ख़राब कर रहे हैं, क्वैक्स उसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से फिजियोथेरेपी में भी है। लेकिन अगर आप उनकी थोड़ा सा डिग्री पर नज़र डालें, जैसे कि अगर डीपीटी हो, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, या उसमें 4 इयर्स की जो पहले से डिग्री होती थी उसको बीएसपीटी कहा जाता था, यानी कि बीएस फिजियोथेरेपी है, तो उसमें था। इसके अलावा आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं उसमें एमएस आ जाता है, एमफिल आ जाता है। तो इस तरह से यानी कि अगर आप थोड़ा डिग्रीज़ को देख लेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यानी कि जिसके पास आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल है भी या नहीं। ओके, किन किन केसेस में फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? कभी कभी मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ है कि मैं गई, मैं डॉक्टर साहब ने कराची में क्योंकि चेक कराया, मैं लाहौर बेस्ड हूँ, तो उन्होंने मेरे स्पाइन में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया था बेसिकली, क्योंकि मेरे क्या जॉइंट सैक्रोइलिक जॉइंट, वो सैक्रोइलिक जॉइंट राइट साइड वाला जो है उसमें इशू था। तो पर्सनल बात इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग मतलब अंडरस्टैंड कर सके। उन्होंने कहा कि जी आप फिजियोथेरेपी लाहौर जाके प्लीज कराइएगा रेगुलरली। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई रेफरल? उन्होंने कहा जी लाहौर में तो हम नहीं रेफर कर सकते, कराची में हमारे अपने साथ जो एफिलिएटेड। मैं लाहौर आई, मैं ये नहीं कहूँगी कौन क्या, बट मैं गई 2 सेशंस पे गई, मेरी बैक में ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अच्छा। और मुझे फिर वापस जाके 2 और सेशंस कराने पड़े, 2 और दफा अंडर जनरल एनेस्थीसिया जाके वो बैक में स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाना पड़ा, क्योंकि केस खराब हो गया। ये क्या, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? हाँ जी, पहले तो मैं थोड़ा सा जनरल आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है।
अगर इसमें बहुत कॉमनली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं, सबसे पहले हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर आ जाता है। फ्रोज़न शोल्डर में जनरली अगर हम शोल्डर को, जैसे कि अगर पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मेरे से कोई काम नहीं होते, बाजू को पीछे नहीं लेके जा सकता वो पेशेंट, और उसको जैसे कि गर्दन के पीछे हाथ लेके जाने में प्रॉब्लम होती है, मींस डेली फंक्शनल एक्टिविटीज़ में उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो फ्रोज़न शोल्डर में शोल्डर की रेंजेस कम हो जाती हैं और फिजियोथेरेपिस्ट पर उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकता है। इसका कोई और इलाज इस तरह से प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मेडिसिन अगर लेंगे उसका इफ़ेक्ट फॉर द टाइम बीइंग आएगा। लेकिन अगर फिजियोथेरेपी होगी, फिजियोथेरेपी से हमारी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, हम उसको ट्रीट करते हैं और ये विद इन 10 to 12 डेज जो है फ्रोजन शोल्डर क्लियर हो जाता है। बट अगर आप दवाइयों के साथ करेंगे तो इसका बेनिफिट तो यही है ना कि दवाई आपकी पेन को जरा कम कर देगी, साथ में फिजियोथेरेपी, क्योंकि डॉक्टर्स भी जब आप जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए तो वो कहेंगे दवाइयां हम आपको ये दे रहे हैं, बट विदाउट फिजियोथेरेपी आपको सुकून नहीं आना। तो आप फिजियोथेरेपी करें और इवेंचुअली दवाइयां छूट जाएंगी। जी। और फिजियोथेरेपी के तो अच्छा आप लोग घर पे भी करने को बताते हैं चीजें? हाँ जी बिल्कुल, हमारी कुछ एक्सरसाइजेस प्लान्स होते हैं हर रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि शोल्डर से रिलेटेड प्लान्स होते हैं, वो हम पेशेंट्स को प्रिंटेड फॉर्म में दे देते हैं, जो कि वो घर में जाके परफॉर्म करते हैं। और एक हो गया फ्रोजन शोल्डर, और क्या क्या इसके अलावा पे भी तो बड़ी पेन होती है। नेक पेन में जो है कॉमन कंडीशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें पेन होता है नेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आम तौर में वो जैसे कहते हैं कि गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें मस्कुलर वीकनेस भी आ जाती है पेशेंट्स की। और अगर हम उसमें यानी कि अगर बताएं तो उसमें पेशेंट को हमने इसके जितने भी मोहरे होंगे यानी कि सर्वाइकल के, स्पाइन के, उनको हम ट्रीट करते हैं, मोबिलाइजेशन करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, बाद में उसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और उन एक्सरसाइजेज से उनके मसल में स्ट्रेंथ वापस आती है। जब वो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, खुद ब खुद ये चीज़ इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। लेकिन नेक में पेन का रीज़न क्या है? फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? लोग कहते हैं नफ्सियाती प्रॉब्लम है ज़्यादा। नहीं, नफ्सियाती प्रॉब्लम तो खैर इसे कहना ठीक नहीं होगा। अगर मैं फ्रोज़न शोल्डर की बात करूं, फ्रोज़न शोल्डर मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कॉमन होता है, और डायबिटीज़ आपको पता है कि काफ़ी कॉमन हो चुका है। हाँ जी, तो मतलब और फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी फ्रोजन शोल्डर के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, डायबिटिक हो जाती है उस अरसे के लिए। हाँ जी, उस अरसे के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर की कॉज का, तो इसमें बेसिकली इसी तरह से कहा जाए जैसे कि कोई इंजरी हो गई है, आप मूवमेंट करना बंद कर गए, बाद में फ्रोजन शोल्डर हो गया। अच्छा, अगर आप हमें बता दें थोड़े सिम्टम्स भी, अभी फ्रोजन शोल्डर और नेक की बात करते हैं, फिर जो जरा ज्यादा अब किसी की हड्डी टूट गई है और हड्डी अब जुड़ गई है, लेकिन फिजियोथेरेपी करानी है, कब करानी चाहिए, क्या, वो उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन जरा बेसिक चीजों की तरफ आते हैं। नेक पेन और शोल्डर पेन, ये एरिया जो है ये आई थिंक सबसे ज्यादा आपके पास काफी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। हाउ डू यू गेज कि आपका शोल्डर फ्रोजन है? फ्रोजन शोल्डर को इस तरह से चेक किया जा सकता है। प्लीज ये गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, अक्सर हर दूसरे शख्स को मैं मिलती हूँ और एक्चुअली सिम्टम्स लग रहे होते हैं उनके फ्रोजन शोल्डर के हैं, लेकिन वो ऊट पटांग इलाज करवा रहे होंगे, किसी वो क्या होते हैं वो जो हकीमों की भी दवाइयां ले रहे होंगे, उसके अलावा वो कौन होते हैं पहलवान से जाके अजीब गिट्टे गोडे हिलवा लेते हैं। जी। तो जरा गौर से सुनिएगा फ्रोजन शोल्डर सिम्टम्स। फ्रोजन शोल्डर सिम्टम्स में ये होता है कि शोल्डर की अगर वो कोई भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि बाजू को सीधा ऊपर उठाएं, साइड पर उठाएं, बाजू को पीछे लेके जाते हैं या आगे कोई चीज़ उठाने लगते हैं, तो उनको उसमें पेन आती है। मींस ये कि शोल्डर की जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि हम शोल्डर को हर साइड पर मूव कर लेते हैं, वो पेशेंट उसको नहीं कर सकता, उसको पेन आती है। खैर ये अगर हम इसके उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो और भी काफ़ी सारी कॉजेज़ होती हैं शोल्डर में पेन की, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये चीज़ आती है। मींस अगर आपकी रेंजेस लिमिटेड है तो फ्रोजन शोल्डर की तरफ ही होगा, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट से। दैट्स द पॉइंट कि आपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना है, अजीबोगरीब लोगों के देसी टोटके नहीं ट्राई करने। एक दफा पता चल जाए कि फ्रोजन शोल्डर है, उसके बाद आपने कोई बाम बूम लगाना है तो वो आप लगा लें, बट डोंट। अच्छा, नेक। हाँ जी, नेक से रिलेटेड ये होता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, स्पेशली स्टूडेंट्स में या फीमेल्स में, जिन लोगों को सर झुका के काम करना पड़ता है, और कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, और आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गया लैपटॉप, आपको पता है, उसमें लोग काम करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम। बड़ी गंदी निगाहों से उन्होंने अभी मेरे लैपटॉप को देखा है, इतनी बुरी तरह से डॉक्टर साहब ने इतनी गंदी लुक दी है कि मैं भी थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई। हाँ जी, ये इसमें ये फ़ायदा होगा ना आपको कि आपकी नेक पेन नहीं आएगी। अच्छा, उसमें ये होता है कि नेक पेन का मींस जो लोग जिनका पोस्चर ठीक नहीं होगा काम करने का या इसमें, तो उन लोगों को ऐसा नेक में प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी और भी रीजंस होती हैं, मींस 40 आफ्टर 40-45 ईयर्स ऑफ एज जो हैं,
एज चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन बनते हैं, तो उसके बाद नेक पेन जो बहुत कॉमन हो जाती है। तो उसके लिए एक बात और भी है कि यानी रिसर्च से ये चीज़ साबित होती है कि मसल्स को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे या पेनफुल कंडीशन में हम बिल्कुल गर्दन को अकड़ा के रख लेते हैं, तो उसके बाद जो मसल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें वीक होते जाएंगे। तो ये काफ़ी सारा मिला जुले, यानी कि सारी चीज़ें मिलजुल के एक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, जिसको आप नेक पेन का नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको, यानी कि फिर इस कंडीशन में भी कुछ जनरल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप करें। आजकल बहुत कॉमन है, आप नेट पर जनरल एक्सरसाइजेज को सर्च करें और उनको करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके यानी इस तरह से हम इसको, बाकी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप कंसल्ट करें फिजियोथेरेपिस्ट से। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अगर कोई हड्डी टूट जाए या कोई बहुत बड़ा डैमेज हो या कोई मसल टेयर हो जाए, हड्डी टूटने के बाद फिजियोथेरेपी का कितना अमल दखल होता है, मसल टेयर या मसल के डैमेज के बाद कितना, लिगामेंट के डैमेज के बाद ऑल्सो अगर प्रीमैच्योर बच्चा पैदा हो तो उससे रिलेटेड भी सुना है कि फिजियोथेरेपी का अमल दखल आता है। क्या ये फैक्ट है या बस सुनी सुनाई बातें हैं? ऑल्सो एक मेजर चीज़ जो होती है कि जनरल बॉडी में जो कमज़ोरी आ जाती है, स्पेशली आगे जाके लाइफ में, उसके लिए फिजियोथेरेपी का कितना अमल दखल है। कभी कभी लोगों की कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पेरेंट्स की जब एज बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो वंस अ वीक उनकी फिजियोथेरेपी कराते ही कराते हैं, इवन दो उनको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होती, ताकि वो अवॉइड कर सकें आगे जाके ब्रोकन हिप या कोई और बॉडी की प्रॉब्लम। ये सब बातें करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर नवीद अनवर हमारे साथ है। वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर नवीद से हम बातचीत कर रहे थे फिजियोथेरेपी की। एक बात जो ब्रेक में शेफ मुनीरा ने भी एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा आप ऑन एयर ही पूछिएगा। ये बहुत सी उन लेडीज से भी अप्लाई करता है जो बहुत ज़्यादा हाथों से कॉन्स्टेंटली काम कर रही होती हैं। देन ऑल्सो डिस्क पेन, कि भी मेरी डिस्क स्लिप हो गई है। बड़ी ऑड सी बात है बट है तो, होता तो है। तो डॉक्टर साहब पहले शेफ मुनीरा का क्वेश्चन हम ले लें। जी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मैं ये पूछना चाहती कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि मसल के बारे में, तो मतलब ये वजह होती है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि जो मुझे पेन होती है, मैं चूँकि नाइफ़ का बहुत इस्तेमाल होता है तो मेरे मूवमेंट हाथ की कुछ ज़्यादा यूँ होती है, तो मेरी जो हड्डियाँ हैं, इसकी टिप और ये शोल्डर, ये काफ़ी मतलब इसमें हल्की हल्की पेन मैं महसूस करती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा, मेरा 5-6-7 घंटे मैं इस चीज़ को मतलब करती रहूँ, और लेकिन ये अब भी होता रहता है। तो इसके लिए मतलब क्या आप बताएंगे कोई? इसके लिए ऐसा होता है कि ये जो हमारे हैंड के स्मॉल जॉइंट्स हैं, जब हम इस चीज़ को इसमें आप काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूस वर्क, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो इसमें होना ये चाहिए कि जैसे कि आप हाफ एन आवर 1 आवर का वर्क कर लिए, उसमें आप थोड़ा सा ब्रेक लें, देन स्टार्ट अगेन। और इसके अगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करें तो आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं हैंड की एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको फिर बता सकता हूँ एज ए प्रोफेशनल। मतलब जब आप मेरे से अगर कंसल्ट करती हैं तो मैं उसमें आपको प्रॉपरली बता दूंगा। लेकिन इसका एक यही हल होता है कि आपने अगर 7 to 8 आवर्स की वर्किंग करनी है, आप कंटिन्यूसली हैंड को यूज़ कर रही हैं, तो उसमें ब्रेक्स लें। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप उसको थोड़ा सा, जस्ट 5 मिनट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जस्ट आप उसको रेस्ट दे दें। कंटिन्यूस वर्किंग मीन्स प्रॉब्लम कॉज करती है। यही काफ़ी सारी चीज़ों में कर रही होती है, नेक पेन में भी यही चीज़ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यही बात जो लोग कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप एक ही चीज़ को करते रहेंगे, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स, आपके मसल्स टायर्ड हो जाएंगे। स्लिप डिस्क क्या होती है? अच्छा, ये स्लिप डिस्क की क्या प्रॉब्लम है? डिस्क ऐसे है कि जो हमारे मोहरे होते हैं, हर 2 मोहरों के दरमियान में डिस्क पड़ी होती है। डिस्क एक बिल्कुल ही सॉफ्ट सा टिश्यू होता है, और अगर इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए एक जगह पर, तो डिस्क के ऊपर, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं, उनका प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि उनको झुक के काम करना पड़ता है, उन लोगों को बैक के प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमनली आ जाते हैं। डिस्क स्लिप नॉर्मली नेक में भी हो जाता है, लेकिन बहुत कॉमन जो इसकी लोकेशन है वो लोअर बैक होता है, कमर का निचला हिस्सा जो है वहाँ पर, जिसे हम L4 L5 वर्टिब्रा कहते हैं, वहाँ पर बहुत कॉमनली होता है। अगर डिस्क स्लिप हो जाती है, डिस्क स्लिप एक ऐसी टर्म है कि इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, मीन्स ये होता है कि डिस्क के अंदर एक पानी होता है, उसको अगर हम आम जुबान में बोलेंगे तो प्रेशर के साथ वो पानी के जो उसकी मूवमेंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, या ये होगा कि डिस्क का टिश्यू वीक होने की वजह से डिस्क बर्स्ट कर जाती है, यानी फट जाती है।
अब वो ये होगा कि अंदर से जो पानी उसका होगा वो आके नर्व्स पे कंप्रेशन करता है, ये प्रॉब्लम फिर फर्दर आपको ले जाती है शियाटिका की तरफ से। ये भी बहुत कॉमन कॉज है, आजकल लोगों को काफ़ी होता है, और इसमें फिर आपके पूरे टांग की बैक पे पेन नीचे तक जा रहा होता है। मीन्स ये हो गया कि आपके बैक पे भी पेन हो रहा है, आपकी टांग में भी पेन जा रहा है, तो ये सिम्टम्स जो होंगे आपको डिस्क की तरफ लेके जा रहे होंगे कि उसके बाद इसका फिर डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं कि आप नॉर्मली जो लोगों को पता होता है वो ये समझते हैं कि डिस्क स्लिप हुई तो उसके लिए आपने सर्जरी की तरफ जाना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग सर्जरी की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास होता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। फिजियोथेरेपिस्ट उसको प्रॉपरली ट्रीट करेगा। हमारे पास ट्रैक्शन सिस्टम्स होते हैं, मैकेनिकल रिट्रैक्शन हम देते हैं, जो कि दो मोरों के दरमियान में स्पेस होती है, हम उसको नॉर्मल करते हैं। स्पेस कम होने की वजह से ही डिस्लिप हो रहा होता है, हम उसकी नॉर्मल स्पेसिंग को नॉर्मल करने की ट्राई करते हैं। विदाउट सर्जरी? जी, विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी मीन्स उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे बिल्कुल। अगर मैं फिजियोथेरेपी को कहता हूँ तो ये बिल्कुल नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें हम उनको फिर उसके बाद यानी कि हम जॉइंट्स को ट्रीट करेंगे, ट्रैक्शन देंगे, ट्रैक्शन देने के बाद उनकी मसल्स की एक्सरसाइजेस करवाएंगे, मसल स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। जब हड्डी टूटती है, लिगामेंट में प्रॉब्लम होती है, मसल टेयर हो जाता है, इसकी रिकवरी के लिए 99% आपको फिजियोथेरेपिस्ट, टांग में प्लेटें डाली हैं या बाजू में, तो इस पे क्या आप लिगामेंट इंजरी का जो आपने स्पेसिफाई किया है, ये ज़्यादा इंजरीज या ये वाली जो हमारे पास कॉमनली प्रॉब्लम आती है स्पोर्ट्स वालों में, स्पोर्ट्स इंजरीज में होती हैं, उन लोगों के लिए हम टेपिंग करते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा अक्सर मैचेस में उन लोगों को टेपिंग के साथ रेस्ट दे दी जाती है और लिगामेंट की इंजरीज को कवर किया जाता है। बाद में उनमें जो मस्कुलर वीकनेस आती है फिर हम उसको एक्सरसाइज से कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आपने सर्जरी के बाद या कि जैसे कि फ्रैक्चर हुआ है, ऑब्वियसली फ्रैक्चर के बाद आप ऑर्थोपेडिक के पास जाके अपना ऑपरेशन करवाएंगे। ऑपरेशन किसी भी जगह का हो सकता है जहाँ पर हड्डी टूटी होगी, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आपके नी के क्लोज आपकी जो ये बड़ी हड्डी है जिसको फीमर कहते हैं, उसका लोअर एंड का फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो उसको ट्रीट करेंगे, प्लेट डालेंगे, चाहे जैसे भी ट्रीट करें, मैं उसके बाद की बात करूँगा कि उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है, कास्ट में रख दिया जाता है तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए। अब वो अगर उस अरसे में पेशेंट की मूवमेंट बिल्कुल नहीं आती और उसके बाद अल्टीमेटली उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट स्टिफ इस हद तक हो जाते हैं कि फिर उनको अपने नीज को बेंड करना और स्ट्रेट करना पॉसिबल ही नहीं रहता। उसके बाद फिर बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसको कंसल्ट करें। ऑब्वियसली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स रेफर करते हैं ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास। लेकिन अगर आपकी टांग में फॉर एग्जांपल या बाजू में प्लेटें पड़ी हुई हैं तो फिर भी फिजियोथेरेपी कराते हैं? हाँ जी, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। प्लेटें पड़ती हैं वो बोन के अंदर होती हैं, ठीक है, यानी कि जॉइंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती, जॉइंट पर मूवमेंट हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन होती है, प्लेट तो पड़ चुकी है, बाद में डॉक्टर का काम खत्म हो चुका है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का, उसके बाद मूवमेंट तो आपने करनी है ना। पेशेंट घर में जाएगा, ऑब्वियसली उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी, वो हिलेगा जुलेगा, मतलब उसने खड़े होकर चलना है, उस चीज़ को आपने कवर करना, वो पॉसिबल ही नहीं रहता, उसके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। 20 to 25 डेज़ के सेशंस होते हैं और वो जॉइंट बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाता है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो वो उस ऑपरेशन का भी फ़ायदा नहीं होगा, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। एंड फाइनली प्री मैच्योर बेबीज की क्या होती है फिजियोथेरेपी? इतने छोटे बच्चे की कैसे हो? नहीं, प्री मैच्योर बेबीज़ का इस तरह से होता है कि जैसे कि प्री मैच्योर बेबीज़, अगर प्री मैच्योर बर्थ हुई है, प्री मैच्योर बर्थ के साथ जो कॉमन केस देखने में आया है वो सेरिब्रल पाल्सी है। पेशेंट्स को सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी डिजीज़ है, इसके अंदर जो जाके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब ये रिसेंट रिसर्च है कि 2 to 5% जो बेबीज़ हैं उनमें सेरिब्रल पाल्सी होती है। ज़रूरी नहीं है प्री मैच्योर में हो, लेकिन अभी हम प्री मैच्योर को लेके चलेंगे। उसके बाद बर्थ होती है, उसको फ़ौरन से तो फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा उनको नहीं वो हम जस्ट पेशेंट्स को जैसे कि पेरेंट्स को गाइड कर देते हैं कि आप जस्ट स्ट्रेचिंग करें, फुट की हम उनको स्ट्रेचिंग बता देते हैं, काफ मसल बहुत कॉमनली टाइट होता है उसका। लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती है, कुछ वो आते हैं जैसे कि आफ्टर, अब उनमें डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, वो बच्चा जो होता है नॉर्मल टाइम पर वो उसमें उठ खड़ा नहीं हो सकता, नॉर्मली फिर वो बैठ नहीं सकता, नॉर्मली चल नहीं सकता, ये सारे प्रॉब्लम। अब पेशेंट फिर हमारे पास लेकर आएगा अपने बच्चे को, वो उसको कंप्लेन करेगा कि ना ही तो ये बैठता है ना चलता है, इसका अपना बैलेंस ही नहीं है और उसकी एज 1.5 ईयर हो चुकी है। तो अब फिर हमारा स्पेशल बच्चे होते हैं, हाँ स्पेशल बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन में फिर ये आ जाएगा। और उसकी फिर अगर हम बहुत कॉमन कॉज प्री मैच्योर बर्थ होती है, मतलब उसमें अब इस कंडीशन में
हम आपने बेसिकली व्यूअर्स पॉइंट ये डिस्कस करने का ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो स्पेशल में समझ नहीं आती, हम उसके लिए करें क्या, हम उसको स्कूल तक नहीं भेज सकते। स्पेशल स्कूल जहाँ पे हैं वहाँ पे उनकी फिजिकल केयर के लिए दवाइयों से हट के जो आपने करना है, और आपने उनकी फिजियोथेरेपी करानी है, उनकी मसल्स को स्ट्रेच कराने हैं, उनको मसाजेस करवानी है, राइट डॉक्टर साहब? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। मैं थोड़ा सा एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी आपके थ्रू देना चाह रही थी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। एक फाइनल बात जो आपसे करनी है, आपका क्या पैगाम है उन लोगों को जिनको जनरल कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, लेथार्जी होती है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वो क्या वर्ड्स ऑफ विजडम है क्लोजिंग में जो आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि लोग अपने आप को ज़रा एक्टिव रखें। ओल्ड एज में जाके जनरल बॉडी वीकनेस हमेशा ओल्ड एज में होती है, आफ्टर 50 ईयर्स 60 ईयर्स, या कोई ऑपरेशन हुआ, पेशेंट बेड पर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो मूव ही नहीं कर रहा, या पहले जो लोगों का होता था माइंड के बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है, लेट जाना है, तो उसके बाद जनरल बॉडी वीकनेस आती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप बॉडी के अंदर हर जॉइंट पे मूवमेंट करवाएं, नॉर्मल सी मूवमेंट होती है, पाँव की मूवमेंट होती है, नी की मूवमेंट होती है, इसमें जनरल बॉडी आप एक्सरसाइज कराएं। हाँ जी, ऑब्वियसली स्विमिंग, वॉक, बिल्कुल। मतलब अल्टीमेटली फिर आपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे आ जाना होता है, तो यानी कि मतलब कीप योर सेल्फ एक्टिव। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए बहुत कम लोग हैं जो आपको वो मशवरा देंगे जिनसे उनका काम कम हो जाएगा, क्योंकि उनको जितना काम मिलेगा उनके लिए बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपी की ज़रूरत ही इसलिए अराइज की, एक तो जनरल मेडिकल जो कंडीशंस होते हैं वो, लेकिन आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम ये है लोग स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, खाने गलत खा रहे हैं, अपनी आपको एक्टिव नहीं रख रहे, और इन सब चीज़ों को कंबाइन करके गिट्टे गोडों में जो दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में, इनको अवॉइड करने के लिए स्टे एक्टिव, एंड एक्टिव लाइफस्टाइल इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू डॉक्टर साहब। व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पीटीवी की फैमिली के मेंबर्स ही हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि होस्टिंग एक कैसा करियर है, और अगर उसको आगे लेके जाना चाहें तो क्या ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड एज अ वुमन एंड एज एन एम्पावर्ड वुमन वो क्या इश्यूज और स्ट्रगल्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं आफ्टर अ ब्रेक।